बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 अक्टूबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक जरूरी सूचना है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने को लेकर कि जिला पुलिस और प्रशासन सतर्क है। जब पूर्णिया के एसपी कार्तिक शर्मा ने कहा कि उन्हें भी इसकी जानकारी मिली है और इस मामले की जांच करवा रहे हैं। वहीं पप्पू यादव की सुरक्षा को लेकर के एसपी ने कहा है कि उन्हें पहले से ही Y+ सुरक्षा है और उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है। पप्पू यादव को इस धमकी भरे कॉल आने से पूर्णिया में हरकंप मचा है। आपको बता दूं कि रात करीब 12 बजे सांसद पप्पू यादव को एक नंबर से फोन आता है और वह खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बता रहा है। जब उसने पप्पू यादव को धमकी देते हुए कहा कि पप्पू यादव उनके बड़े भाई के समान है, लॉरेंस बिश्नोई के मामले में वे ना पड़े, नहीं तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। वहीं सांसद पप्पू यादव ने इसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डीजीपी आलोक राज और आईजी राकेश राठी को ईमेल करके सूचना दी है और जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। दरअसल 15 दिन पहले सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था कि अगर कानून इजाजत दे तो फिर लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे को वे 2 घंटे में निपटा देंगे। जब बीते 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 2 कौड़ी का गुंडा बताते हुए धमकी दी थी। दोस्तों बिहार में अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के सभी पार्टियों की तरफ से पुरजोर तैयारियां की जा रही है। जेडीयू बीजेपी गठबंधन और फिर राजद कांग्रेस गठबंधन दोनों की ओर से हाई प्रोफाइल स्तर चुनावी योजना बनाई जा रही है। एनडीए की बात करें तो फिर इसको लेकर के बड़ी योजनाएं तैयार की जा रही है। इसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। वे लगातार अलग अलग जिलों में जाकर के अपनी योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, साथ ही भावी योजनाओं का शिलान्यास भी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही रोजगार देने की बात कही जा रही है। वहीं पर सीएम आवास पर लगातार एनडीए के नेताओं की ओर से बैठक की जा रही है। इन बैठकों में एनडीए के कद्दावर नेता हिस्सा ले रहे हैं। इसको लेकर के जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की ओर से कहा जा गया है कि लोगों में इस बात को लेकर संशय था कि दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं की मीटिंग की गई थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ कसर रह जाती है। साथ ही उन्होंने जिक्र किया है कि नीतीश कुमार की टक्कर का कोई भी नेता फिलहाल मौजूद नहीं है। जैसे सीएम नीतीश कुमार भी लगातार चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुटी है। सीएम नीतीश कुमार की ओर से पंचायती राज विभाग के तहत 7180 करोड़ रुपए खर्चे में 2615 पंचायत भवनों के निर्माण को लेकर के शिलान्यास किया है। साथ ही प्रदेश स्तर के पंचायत संसाधन केंद्र सोनपुर के भवन का भी शिलान्यास किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये सारी कवायद चुनाव में जाने को लेकर के है, ताकि जनता के बीच विकास के कार्य को किया जा सके। दोस्तों राजधानी पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। आपको बता दूं कि मौसम में बदलाव का असर अब दिखने लगा है, जहां पर हल्की ठंड का एहसास शुरू हो गया है। हाल ही में हुई बारिश ने मौसम को और सर्द बना दिया है, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना तेज हो गई है। जब विशेषज्ञों का कहना है कि दीपावली तक हल्की ठंड महसूस होती रहेगी, लेकिन इसके बाद ठंड के तेवर में तेजी से बदलाव आएगा। राजधानी पटना में अब ठंड के बढ़ते एहसास के साथ सर्दी का मौसम जल्द ही अपने चरम पर पहुंच सकता है। ऐसे में इस बदलाव का खासा असर दक्षिणी बिहार के इलाकों में भी देखने को मिलेगा, जहां ठंड का असर तेज हो सकता है। साथ ही पटना में हुई बूंदाबूंदी ने ठंड को बढ़ाने में मदद की है। अब दिन में भी ठंडक का अनुभव होने लगा है। जहां अनुमान है कि दीपावली के बाद ठंड में और बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे कड़ाके की ठंड का एहसास लोगों को होगा। जानकारी के मुताबिक मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर भी मौसम को और ठंड बना सकता है। इसके अलावा इन हवाओं के कारण बिहार के तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है, जिससे पूरे बिहार में सर्दी का असर दिखेगा। जहां ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे ठंड के इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और फिर गर्म कपड़ा पहन करके बाहर निकलें। देश में विशेष समुदाय ट्रेन जिहाद चला रहा है। वोट बैंक की खातिर लालू और अखिलेश यादव चुप रहते हैं, ये कहना है गिरिराज सिंह का। जी आपको बता दूं कि अपने हिंदुत्ववादी सोच और विचारधारा को लेकर के चल रहे गिरिराज सिंह अक्सर मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं और तरह तरह के जिहाद के बारे में बताते हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं कि देश के मुसलमान जमीन जिहाद चला रहे हैं, देश के मुसलमान लब जिहाद चला रहे हैं, देश के मुसलमान थूक जिहाद चला रहे हैं, देश के मुसलमान शिक्षा जिहाद चला रहे हैं, देश के मुसलमान रेल
रेल जिहाद चला रहे हैं, ट्रेन जिहाद चला रहे हैं और न जाने कितने कितने जिहाद के बारे में गिरिराज सिंह ने बताया है। हालांकि है तो वह कपड़ा मंत्री, केंद्रीय कपड़ा मंत्री, लेकिन अपने विभाग के बारे में अब तक आपने कभी भी नहीं उनके मुंह से सुना होगा। जब भी मुंह खोलते हैं हिंदू मुसलमान ही गाते हैं। अब इसको लेकर के एक और बयान दिया है गिरिराज सिंह ने। देश में बेपटरी होती ट्रेन को लेकर के बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची जा रही है। देश में ट्रेन जिहाद चल रहा है और ये ट्रेन जिहाद एक खास समुदाय के द्वारा चलाया जा रहा है। ये सोची समझी रणनीति के तहत चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय संपत्ति पर अटैक हो रहे हैं और अब ये लोगों की नजरों में आ रहे हैं। लेकिन इन मामलों पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, नेता विपक्ष राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि ट्रेन जिहाद के खिलाफ वे कुछ बोलेंगे तो फिर उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। वहीं पर गिरिराज सिंह ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया जानते हैं कि लालू परिवार की पहचान क्या है। चारा घोटाला, जमीन घोटाला, रेलवे घोटाला, इसके अलावा भ्रष्टाचार के कई ऐसे मामले उनकी पहचान है। तेजस्वी ने ठीक ही कहा है कि उनकी पहचान कुछ भी नहीं है। दोस्तों, बिहार में जमीन की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने को लेकर के नीतीश सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जमीन या फिर प्लॉट की बिक्री करने से पहले निबंधन यानी कि रजिस्टर कार्यालय में जमीन या प्लॉट के रिकॉर्ड में आधार नंबर लिंक कराना होगा। आधार नंबर लिंक नहीं होने पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। इस नए नियम से जमीन की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़े की शिकायतों पर अंकुश लग जाएगा। आधार लिंक होने से लोगों की बेनामी संपत्ति का पता आसानी से चल पाएगा। जिला निबंधन कार्यालय से मिल रही जानकारी के अनुसार ये नियम ई निबंधन की गो लाइव नाम सॉफ्टवेयर से होगा। नई नियमावली के अनुसार जमीन की बिक्री करने के लिए यानी कि जमीन बेचने के लिए खुद के नाम से जमाबंदी का आधार कार्ड और फिर मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है। साथ ही खरीदार और फिर विक्रेता या फिर गवाह का भी सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। गौरतलब है कि जमीन रजिस्ट्री के दौरान कई बार लोग फर्जीवाड़ा भी करते हैं, जब खास तौर से आवश्यक कागजातों के साथ लगाए जाने वाले आधार की फोटोकॉपी में जालसाजी करते हैं। लेकिन नया नियम लागू होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री के दौरान कोई भी इस तरीके की जालसाजी नहीं कर पाएगा। अब तक जमीन की खरीद बिक्री के लिए विक्रेता और फिर क्रेता का आईडी प्रूफ लिया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा की जाती है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी में हेराफेरी की संभावना को देखते हुए अब राजस्व अभिलेख के आधार लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। आधार नंबर लिंक होने पर रजिस्ट्री कार्यालय में कंप्यूटराइज सिस्टम से ऑनलाइन मिलान करने के बाद जमीन की रजिस्ट्री होगी। दोस्तों, बिहार में 2 लाख रुपए लेकर के फर्जी आईपीएस मिथिलेश मांझी एक बार फिर से सुर्खियों में है। जब पुलिस के हत्याचरा फर्जी आईपीएस मिथिलेश मांझी अब हीरो बनने की राह पर है। उनकी शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है, जिसमें वे सिंघम के अवतार में गुंडों से छुटकारा पाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में बिहार के जमुई जिले में मिथिलेश मांझी नाम का एक फर्जी आईपीएस पकड़ा गया था। फर्जी आईपीएस ने सिकंदरा थाने की पुलिस को बताया है कि मनोज सिंह नाम के शख्स ने 2 लाख रुपए लेकर के उसे आईपीएस बनाया था। इसके लिए गुंडे ने आईपीएस को वर्दी और फिर पिस्तौल भी दी थी। अब मिथिलेश मांझी फेक आईपीएस नाम से एक शॉर्ट फिल्म लेकर के आ रहे हैं। जी हाँ, 2 लाख रुपए फर्जी आईपीएस मिथिलेश मांझी की फेक आईपीएस का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे यूट्यूब पर अब तक 1,16,000 लोग देख चुके हैं। आपको बता दें कि 1 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में एक्शन, इश्कबाजी और ड्रामा दिखा गया था। इस फिल्म में मिथिलेश मांझी एक पुलिस वाले की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म 4 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म में मिथिलेश मांझी के साथ हुई असल जिंदगी की घटना को दिखाने की कोशिश की गई है। कैसे एक गुंडे ने पैसे लेकर के मिथिलेश मांझी को फर्जी आईपीएस अफसर बना दिया। इसके अलावा फर्जी आईपीएस गुंडे से लड़ाई भी करता है और रोमांस भी करता हुआ नजर आता है। फेक आईपीएस का ट्रेलर लोग मजे के लिए देख रहे हैं। दोस्तों, बिजली की चपेट में आने से बिहार में रोज जान माल का नुकसान हो रहा है। जी हाँ, औसतन 1 की जान जा रही है। हर रोज 1 की जान बिजली की चपेट में आने की वजह से जा रही है। आपको बता दूं कि इंसान के साथ जानवर भी बिजली की चपेट में आ रहे हैं। बिजली की चपेट में आकर के मरने के मामले में बिहार देश में 4थे पायदान पर है। वैसे देश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में बिजली की चपेट में आने से लोगों की जान जा रही है। ये बिहार की तुलना में 4 गुना से भी अधिक है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण रिपोर्ट के अनुसार देश में 14,314 लोग बिजली की चपेट में आए। इनमें 6,154 लोगों की जान चली गई, जबकि 2,398 लोग जख्मी हुए। वहीं पर 5,728 जानवरों की जान चली गई है। सबसे अधिक यूपी में 1,325 लोगों की जान गई है, जबकि 487 लोग जख्मी हुए हैं। दूसरे पायदान पर महाराष्ट्र में 562 लोगों की जान गई है। आपको बता दूं कि पूर्व के वर्षों की तुलना में बिहार में बिजली से होने वाले हादसों में कमी आई है। जर्जर एलटी और एसटी तारों को बदलने के लिए 3,802 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 33 केवी के 2730 सर्किट किलोमीटर,
11 kV में 36,860 सर्किट किलोमीटर और लो टेंशन के 47,744 सर्किट किलोमीटर यानी कि कुल 87,334 सर्किट किलोमीटर तार बदल दिए गए हैं। इससे विद्युत स्पर्शा घाट की घटनाएं लगभग नगण्य हो गई है। दोस्तों, दीपावली के मौके पर कई लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि भारी भीड़ के कारण ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। लोगों की असुविधा को देखते हुए रेलवे ने देश भर में 7,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इनमें 3,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें शामिल है जो पूरे देश के अलग अलग कोनों तक जाएगी। खास करके उत्तर भारत में कई ट्रेनों को हरी झंडी भी दे दी गई है। उत्तर रेलवे ने 5 प्रमुख राज्यों में 26 अक्टूबर से 7 नवम्बर तक ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इस सूची में यानी कि इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और फिर असम के नाम शामिल है। जब दीपावली स्पेशल और फिर छठ स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट बहुत लंबी है। इस लिस्ट में 2 वंदे भारत और फिर 1 तेजस एक्सप्रेस का नाम है। पहली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली और फिर पटना के बीच और दूसरी ट्रेन लखनऊ और छपरा के बीच चल रही है। दीपावली के बाद छठ पूजा के लिए बिहार जाने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। यही कारण है कि नई दिल्ली से पटना के बीच तेजस एक्सप्रेस भी चल रही है। जहाँ पूर्व मध्य रेलवे ने दीपावली और फिर छठ के मौके पर 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दी है। अब नई दिल्ली से यूपी, बिहार, झारखंड और फिर मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए 15 जोड़ी नए अन्य स्पेशल ट्रेनें भी चल रही है। दोस्तों, बिहार में अगले 48 घंटे तक मौसम में किसी खास उलटफेर के आसार नहीं है। हालांकि इस दौरान बिहार के दक्षिणी हिस्से में व्यापक तौर पर बादल छाए रहेंगे या कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी का भी अनुभव है। जी आपको बता दें कि हालांकि दीपावली तक मौसम सामान्य हो जाने का पूर्वानुमान है। IMD के आधिकारिक पूर्वानुमान के मुताबिक उड़ीसा में अब भी कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से बिहार में आर्द्रता युक्त पूर्वीय हवा बह रही है। इस परिदृश्य में राज्य में यानी कि बिहार में बादल छाए रह सकते हैं। IMD के अनुसार अगले कुछ दिन तापमान में 2 से 3 डिग्री का इजाफा हो सकता है। हालांकि तापमान बढ़ने के बाद भी पारा सामान्य के आसपास ही रहेगा। पिछले दिन तक बिहार में औसतन पारा सामान्य से नीचे चल रहा था। फिलहाल 30 अक्टूबर तक बिहार में पूर्वैया चलते रहने की संभावना है। इसीलिए अभी ठंड बढ़ने की संभावना अगले 3-4 दिन तक नहीं है। दीपावली तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अक्टूबर में अभी तक केवल 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 70% कम है। दोस्तों, 2025 तक बिहार के घर घर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नीतीश सरकार एक तरफ जोर शोर से इसके लिए काम कर रही है तो दूसरी ओर इसका विरोध भी काफी ज्यादा है। विपक्षी पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सड़क पर उतरने के लिए बिहार बंद की चेतावनी दे दी गई है। विपक्षी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन ने धमकी दी है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम बंद नहीं किया तो फिर वे बिहार बंद का आह्वान करेंगे। भाकपा माले लिबरेशन ने दावा किया है कि इन मीटरों की वजह से बिजली बिलों में बढ़ोतरी हुई है। जब पार्टी ने यहां बदलो बिहार न्याय सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में इस पहल को तत्काल वापस लेने की मांग की है और फिर दावा किया है कि इससे जनता में जबरदस्त गुस्सा है। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाना गरीबों से पैसे ऐंठने का प्रयास है। ये पूरी तरीके से अनुचित है और फिर इससे लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। ये जन विरोधी और फिर गरीब विरोधी योजना है। बिजली बिलों में कई गुना वृद्धि हुई है जिससे उपभोक्ताओं पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। 1 महीने के भीतर इस योजना को वापस नहीं लिया गया तो फिर पार्टी बिहार बंद का आह्वान करेगी। दोस्तों, बिहार के जंगलों और फिर पहाड़ों में पाई जाने वाली उपयोगी जड़ी बूटियों की बिक्री की जाएगी। इसके लिए सर्वे पूरा कर लिया गया है। बिहार के 11 जिलों के जंगल पहाड़ों पर 52 तरह की जड़ी बूटियों की भरमार है। इनका शोधन करके 250 से अधिक उत्पाद बनाने की योजना है। इनको वैश्विक बाजार में उतारने के लिए प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और फिर मार्केटिंग के लिए वृहद रणनीति बनाई गई है। इस योजना से 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और फिर 50,000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अभी जंगल पहाड़ के पास स्थित गाँव के जिन लोगों की जीविका इस पर आधारित है उनको भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, बिहार के मुसलमान हॉट केक बन गए हैं। नीतीश कुमार ने आरजेडी का समीकरण बिगाड़ा तो प्रशांत किशोर ने नींद उड़ा दी है। अब रिवाइवल प्लान पर लालू प्रसाद यादव काम कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मुसलमान भाजपा को पसंद नहीं करते हैं। ये कोई हाल फिलहाल वाली बात नहीं है। जनसंघ के जमाने से ही मुसलमानों की यही नीति रही है। अलबत्ता भाजपा ने कई बार ये एहसास जरूर कराया है कि वे मुसलमानों के विरोधी नहीं है। शुरुआती दिनों में जनसंघ को मुस्लिम लीग के साथ सरकार में शामिल होने पर कोई एतराज नहीं हुआ। बंगाल प्रांत में बने मंत्रिमंडल में जनसंघ के नेता मुस्लिम लीग के साथ
साथ शामिल थे। यह ताजा तरीन मामला 2014 में जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाने का रहा। मुसलमानों को भाजपा के विरोधी को दूसरे दल बनाने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि भाजपा को समाजवादी पार्टी से कभी भी नफरत नहीं रही। लालू यादव को बिहार में आरंभिक के दिनों में भाजपा ने समर्थन दिया था, तो फिर 2005 से लगातार नीतीश कुमार के साथ भाजपा बनी हुई है। इसके बावजूद बिहार में भाजपा के खिलाफ मुस्लिम गोलबंद होती रही है। जब बिहार में आरजेडी का लगातार ये प्रयास रहा है कि भाजपा की आलोचना करके उनके खिलाफ मुसलमानों को एकजुट किया जाए। सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की आरजेडी में वापसी और उनके बेटे ओसामा की एंट्री इसी कड़ी में है। जब भाजपा 1999 से ही समाजवादी नेता नीतीश कुमार के साथ है। जब भाजपा ने बिहार में शाहनवाज हुसैन को छोड़ करके कभी भी किसी मुस्लिम नेता को तवज्जो नहीं दी है। हालांकि भाजपा का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भी है, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार का पीरों के मजार पर चादरपोशी करने या फिर मुस्लिम कल्याण के लिए की जाने वाले कार्यों से भाजपा ने कभी मुंह नहीं बिचकाया है। यानी कि नीतीश के इन कामों में भाजपा की मौन सहमति ही रही। जब भाजपा इससे इनकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ समय के 2 मौके को छोड़ करके पार्टी नीतीश कुमार की सरकार में शामिल रही है। जब मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने काफी काम किया, या इस दिशा में नीतीश का सबसे बड़ा काम कब्रिस्तान की घेराबंदी है। या अक्सर कब्रिस्तानों की जमीन को लेकर के विवाद होता था, घेराबंदी के बाद विवाद थम गया है। इतना ही नहीं, विधानसभा और फिर लोकसभा के चुनाव में भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू मुसलमानों को टिकट देती रही है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ने 10 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। हालांकि एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। जब बसपा के टिकट पर जीते जमा खान को अपने पाले में लाया और फिर उसको मंत्री बना दिया गया। दोस्तों, बिहार की राजनीति में चिटपट का खेल काफी पुराना है। यहाँ पर जिस नेताजी को थोड़ा अधिक तवज्जो मिल जाता है, वे फिर अपने खास को अपने अगल बगल रखने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। नेताजी भी यही जानते हैं कि एक बार यदि वे सेट हो गए तो फिर अपने करीबियों को तो फिर अगल बगल बैठा ही लेंगे। जैसे नेताजी को फायदा ये मिलता है कि उनके अंदर खाने की बात अंदर ही रह जाती है और फिर उनकी पार्टी के अंदर एक नया इमेज तैयार होते रहता है और इसी चीज को आगे भुना करके राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे में अब कहानी बिहार की एक बड़े राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है। दरअसल बिहार की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी में बाहर से लाए हुए एक नेताजी को अच्छी खासी ट्रेनिंग देकर के तैयार किया गया है। जब उनका एक ऐसा इमेज तैयार किया गया है कि लोगों को लगे कि ये नेताजी बड़े कड़क मिजाज के हैं और पार्टी का जो एजेंडा रहा है उस पर सटीक फिट आते हैं। लिहाजा इनको थोड़ा संघर्ष के बाद फायदा भी मिला। ये नेताजी दिल्ली में बैठे एक बड़े नेता के खास हो गए और फिर इसका फायदा ये हुआ कि बिहार में वे ये खुद की पार्टी के लिए बॉस हो गए। अब इनके ही निर्देश पर पार्टी में काम होना शुरू हो गया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना गंगा घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों का जायजा भी लिया। इसके बाद कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। जब प्रशासन की ओर से इसकी तैयारियां की जा रही है। हालांकि कुछ घाटों पर दलदल की स्थिति को देखते हुए जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो फिर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। आपको बता दें कि आस्था का महापर्व छठ पूजा नजदीक है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल मार्ग से पटना सिटी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया, साथ ही गंगा घाट को सुरक्षित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी थे। सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा कि लोक आस्था का महापर्व छठ आ रहा है। छठ व्रतियों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए पटना के छठ घाटों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सफाई और फिर सौंदर्यीकरण के कार्य का निरीक्षण किया है। पूरे प्रदेश में छठ घाटों के दृष्टिकरण और सौंदर्यीकरण का काम जारी है। दोस्तों, बिहार में नदियों के पानी घटे तो फिर अब मगरमच्छ भी कई जगहों पर मिलने लगे। जब भागलपुर जिले में फिर एक बार मगरमच्छ पाया गया है। जब पिछले दिनों पीरपैती इलाके में मगरमच्छ और घड़ियाल मिले थे। अब भागलपुर के नवगछिया में लोगों ने एक मगरमच्छ को देखा तो फिर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मगरमच्छ खेत में फंसा हुआ था। मगरमच्छ का रेस्क्यू अब तक नहीं हो सकी थी। जब खबर हम पढ़ रहे हैं तब तक। वहीं फिर बगहा में भी मगरमच्छ मिला है जिसका सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। भागलपुर जिले के नवगछिया के अंतर्गत इस्माइलपुर थाना के बसगरा दियारा में गंगा नदी से बाढ़ का पानी निकालने के बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ को देखा है। जहां ग्रामीणों ने बताया है कि गंगा नदी से बाढ़ के पानी के साथ मगरमच्छ बसगरा आ गया होगा। जब बाढ़ का पानी निकलने के बाद मगरमच्छ फंस गया है। बताया जा रहा है कि उस जगह पर केवल ठोना भर पानी है। बसगरा में शाम के 4 बजे मगरमच्छ पानी के बाहर आकर के खेत में चला गया था, जब तभी ग्रामीणों की नजर पड़ी।
दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू और आरएसएस की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि वे दंगे भड़काना और फिर समुदाय को विभाजित करना चाहते हैं। उन्होंने शिक्षा, कृषि, गरीबी और फिर बेरोजगारी जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि जेडीयू आरएसएस जैसे ही भाषा बोल रहे हैं, जो दंगे कराना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं और फिर जो संविधान और आरक्षण विरोधी हैं, वे दो समुदाय के बीच संघर्ष कराना चाहते हैं। हम मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, शिक्षा, कृषि, गरीबी और फिर बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन भाजपा केवल मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान और कश्मीर पर चर्चा करना चाहती है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि जेडीयू आरएसएस जैसी ही भाषा बोल रही है, जो दंगा कराना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। वहीं पर अवैध शराब के सेवन से अपने परिजनों के होने वाले परिवारों के लिए मुख्यमंत्री और जदयू नेताओं ने संवेदना का एक भी शब्द नहीं कहा है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार नामचीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि वे माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बिहार पर शासन नहीं कर पा रहे हैं, बिहार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेमी युगल के शादी करने के बाद बवाल हो गया। धर्म के ठेकेदारों ने प्रेमी युगल की शादी को लेकर के कई सवाल खड़े किए। वहीं पर प्रेमी युगल ने अपने अपने मजहब की दीवार को लांघ करके शादी रचा ली है। यह अलग अलग धर्म होने को लेकर के धर्म के ठेकेदारों ने पुलिस से शिकायत भी की। वहीं पूरे मामले पर कोर्ट ने कहा कि युवक और फिर युवतियां दोनों बालिग हैं, दोनों ने अपने प्यार को पाने के लिए धर्म और मजहब को नहीं देखा, अब दोनों साथ रहेंगे। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बरूराज थाना क्षेत्र के मेहंदी नगर बनकट गांव का है। एक प्रेमी युगल ने शादी कर ली तो फिर परिजनों ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं पर प्रेमी के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यह हमले का घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है। प्रेमी ने हमला करने वालों में से 35 लोगों के खिलाफ नामजद और फिर अन्य लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में माननीय न्यायालय ने कहा कि लड़का लड़की दोनों साथ रहेंगे। इसके बावजूद भी गाँव में धर्म के कुछ ठेकेदार मामले को लेकर के ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहते थे। गाँव में इस तरीके का माहौल बन गया है कि लड़की को मोहरा बना करके दर्जनों की संख्या में महिलाएं और पुरुष प्रेमी के घर पर हमला बोल दिया। दरअसल बनकट गांव के युवक आदित्य राज ने बीते मार्च महीने में अपने ही गांव की दूसरे समुदाय की लड़की गुलबशाह खातून से भाग करके शादी की थी। यह दोनों प्रेमी प्रेमिका ने कोर्ट में शादी रचा ली थी। यह लड़की पक्ष के लोगों ने लड़का और फिर उसके परिजनों के खिलाफ बरूराज थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। लड़की के परिजन लड़के का विरोध कर रहे थे। यह शादी के बाद लड़का लड़की बाहर चले गए। 2 दिन लड़का अपनी पत्नी को लेकर के गाँव आया। जानकारी मिलते ही लड़की के परिजनों ने लड़का के घर पहुँच करके हंगामा शुरू कर दिया। करीब 150 की संख्या में पहुंचे लोगों ने लड़के पर ईंट और पत्थर की बारिश कर दी। किसी तरह लड़के के परिजनों ने छुप करके जान बचाई। वहीं पर पत्थरबाजी की घटना से मौके पर अफरा तफड़ी मच गई। मोदी ने गिरिराज सिंह को कपड़ा नहीं बल्कि लफड़ा मंत्री बना रखा है, ये कहना है आरजेडी के नेता का। आपको बता दूं कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान अपने बयानों से एक बार फिर से सुर्खियों में आए भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह पर राजद का पलटवार भी करारा रहा है। आरजेडी के राज्यसभा सदस्य संजय यादव ने बयान जारी करके कहा है कि गिरिराज सिंह के मन का पेंडुलम बकवाद और बकवास, बकबक और बर्बर, बेकारी और बर्बादी तथा हिंदू और मुसलमान के बीच घूमता रहता है। जब वे कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और फिर बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में 7 पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की स्वीकृति मिली है, लेकिन कपड़ा मंत्री रहते हुए भी गिरिराज बिहार में कोई टेक्सटाइल पार्क नहीं लगवा पाए हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी ने उन्हें कपड़ा नहीं बल्कि लफड़ा मंत्री बना दिया है। उन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार का एक मंत्री सार्वजनिक रूप से देशवासियों को थप्पड़ मारने की बात कर रहा है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नजीर भी मुसलमान है, तो क्या उन्हें भी गिरिराज सिंह थप्पड़ मारेंगे? ये कहना है आरजेडी नेता का। आरजेडी के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि आरएसएस का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान पूरी तरीके से हिंदू समाज को डराने वाला है। जब देश की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट का जज हिंदू है, तो हिंदू पर खतरा कब से हो गया? जब भाजपा की जमीन खिसकने लगी है, तो फिर आरएसएस से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान देने लगे हैं। जब भाजपा हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करती है, बिहार में भी भाजपा और आरएसएस के लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। लालू यादव से बड़ा कोई भी पाखंडी नहीं है, ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है जदयू नेता ललन सिंह का। जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव से बड़ा पाखंडी देश में कोई नहीं है, भ्रष्टाचार में सजा हुई है। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर उन्होंने कहा है कि उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। पटना पहुंचने के बाद एयरपोर्ट परिसर में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने ये बातें कही है। ललन सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले तक जब हम लोगों के साथ थे तो फिर गुणगान किया करते थे, आज जब वे हम लोगों के साथ नहीं है तो फिर उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। वैसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, प्रदेश की जनता ये देख रही है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के माता पिता
का जब बिहार में 15 सालों का शासन था तब उन्होंने बिहार की किस तरह से दुर्दशा कर दी थी, आज भी इन लोगों के मन में यही है। दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन को राजद में शामिल कराए जाने पर जब ललन सिंह से उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये दिख रहा है कि वे किसको किसको शामिल करा रहे हैं, जबकि दोष हम लोगों को देते हैं, जबकि काम वही कर रहे हैं। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बिहार में जिन 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं वही एनडीए की जीत होगी। एनडीए प्रत्याशी बड़े मार्जिन से चुनाव में जीत हासिल करेंगे। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक मिलन समारोह में उन्होंने ये बातें कही है। दोस्तों, बिहार यात्रा के तीसरे फेज के दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा कैमूर के रास्ते बक्सर रविवार को पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई बातें कह दी है। जब लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि अब रास्ते में बैठ करके अपहरण की रकम तय नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार में अपराध की घटनाओं में कमी आई है और पहले व्यापार करने वाले लोग बिहार छोड़ करके भाग रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कम से कम बिहार में पहली वाली स्थिति नहीं है। 2005 से पहले एक अन्य मार्ग में फिरौती की रकम तय होती थी जिसे देने के बाद अपहरण से मुक्त किया जाता था। अब स्थिति यह है कि कोई भी घटना होती है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होती है। पहले व्यापार करने वाले लोग बिहार छोड़ करके भाग रहे थे जब क्योंकि बिहार में आतंक और फिर पाखंड का माहौल था, इससे एनडीए की सरकार ने बिहार को बाहर लाया है। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हम मानते हैं कि छिटपुट घटना अभी भी बिहार में होती है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई भी होती है। उन्होंने कहा है कि बिहार यात्रा के दौरान आम जनता पार्टी और फिर एनडीए के कार्यकर्ता और नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। सभी से मिलकर के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए फीडबैक लेना है ताकि आने वाले समय सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार फिर से बनाया जा सके। दोस्तों, बिहार में जमीन की खरीद बिक्री करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने बिहार में जमीन की रजिस्ट्री के नियम में कई बड़े बदलाव किए हैं जिससे जमीन से संबंधित धोखाधड़ी खत्म होगी। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जमीन रजिस्ट्री के नियम में बदलाव किए हैं। इस नए नियम से जमीन का फर्जीवाड़ा रुकेगा, साथ ही साथ जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी पारदर्शी हो जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियम में कई बदलाव हुए हैं, जैसे कि नए नियम के तहत बिहार में अब जमीन या फिर प्लॉट की बिक्री करने के से पहले रजिस्टर कार्यालय में जमीन या फिर प्लॉट के रिकॉर्ड के आधार पर नंबर लिंक कराना होगा। उसके बाद नए नियम के अनुसार आधार नंबर लिंक नहीं होने पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। वहीं पर नए नियमावली के अनुसार जमीन की बिक्री करने के लिए खुद के नाम से जमाबंदी का आधार कार्ड और फिर मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है। इसके अलावा बिहार में खरीदार और फिर विक्रेता या गवाह का भी सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। नया नियम लागू होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री करने के दौरान कोई भी जालसाजी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, नीतीश सरकार का दीपावली से पहले एक और बड़ा फैसला है। आपको बता दूं कि किसानों की सहूलियत और फिर खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रखंडों में तैनात प्रखंड कृषि अधिकारियों को और अधिक स्वतंत्र एवं शक्ति संपन्न बनाने जा रही है। जब बीओ के नियंत्री अधिकारी यानी कि बॉस अब प्रखंड विकास अधिकारी नहीं होंगे। बीडीओ के बजाय अब जिला कृषि अधिकारियों को बीओ का नियंत्री अधिकारी बनाने की तैयारी है। कृषि विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की मोहर के बाद इस पर ग्रामीण विकास विभाग से सुझाव मांगा गया है। जहाँ दरअसल ग्रामीण विकास अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी के रूप में ग्रामीण एवं राजस्व सेवा में नियुक्त होती है। ये दोनों बीओ के समकक्षी अधिकारी हैं। तीनों का वेतनमान एवं सेवा संवर्ग समकक्ष है। अरसे से तीनों श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति 4600 ग्रेड पे एवं लेवल 7 श्रेणी के अधिकारियों में होती है। तीनों ही पर्यवेक्षीय सेवा संवर्ग में चयनित होते हैं, पर ग्रामीण विकास अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी राजपत्रित अधिकारी घोषित कर दिए गए हैं। वहीं पर बीओ इससे वंचित रह गए। नियमावली में विसंगत होने एवं संशोधित नहीं किए जाने के कारण बीओ हाशिए पर रह गए। दोस्तों, बिहार में बीती रात बारिश होने से किसानों को फसल को लेकर के चिंता सता रही है। जब मौसम के बदलाव के बीच इलाके के विभिन्न क्षेत्र में छिटपुट बारिश हुई है। कृषि वैज्ञानिक के डॉक्टर देवकरण ने बताया है कि 2 दिन पहले 4 मिलीमीटर बारिश होने से किसानों को रबी फसल के बुआई के फायदेमंद हुआ है, तो फिर वहीं पर खरीफ फसल के नुकसानदायक है। वहीं पर बारिश होने से इस दौरान पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे, जबकि सुबह पछुआ हवा के होने से लोगों को ठंड का एहसास हुआ। लेकिन दोपहर 2 बजे तक कुछ जगहों पर हल्की धूप भी देखी गई। मौसम के बदलाव होने के चलते किसानों के बीच फसल खराब होने की चिंता सता रही है, जबकि खरीफ फसल कुछ जगह धान और फिर बाजरा खेत में, कुछ जगह पर लगे खेत में धान और फिर बाजरा की फसल गिर गए हैं, जिसको लेकर के किसान चिंतित है। या लोगों ने बताया है कि खेतों में लगी धान और फिर बाजरा की फसल तैयार हो रहे हैं, जिससे वजन भी बढ़ने लगा है। इसको लेकर के इस मौसम के दौरान तेज हवा को लेकर के किसान परेशान है। वहीं पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवकरण ने बताया है कि अभी 30 तक आसमान में बादल छाया रहा और फिर छिटपुट बारिश की संभावना है। अचानक बदले
मौसम में दोपहर तक जारी रहे हवा के साथ वाली बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जो कि 2 दिन पहले बारिश हुई थी। जब मानसून की विदाई के बाद इस बेमौसम बारिश से खेतों में तन कर खड़ी धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। जहाँ धान की खड़ी फसलें तेज हवा के चलते खेत में लेट गई है। कुछ जगहों पर अपनी गाड़ी कमाई को बर्बाद होता देख करके जिले के किसान बेहद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि रात में बारिश के साथ तेज हवा ने खेतों में धान की खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। खड़ी फसल के खेत में गिरने से इसके उत्पादन के बुरी तरीके से प्रभावित होने की आशंका है। इससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही है। दोस्तों, त्योहारी सीजन में प्याज के दाम आसमान छूने लगते हैं। जब प्याज के रेट बढ़ने का मुख्य कारण प्याज की सप्लाई के लिए पर्याप्त स्टोरेज का न होना है, या किसानों के पास अनाज या फिर सब्जियां रखने के लिए गोदाम नहीं होता है। या इसके साथ ही कई ऐसे किसान भी हैं जो कोल्ड स्टोरेज में अनाज और फिर सब्जियां रखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं। जब ऐसे में किसानों की फसल समय से पहले ही बर्बाद हो जाती है और उन्हें काफी नुकसान होता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार प्याज गोदाम बनाने पर किसानों को सब्सिडी दे रही है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्याज भंडारण इकाई की योजना 2024-25 के लिए सब्सिडी दे रही है। अगर किसान प्याज की फसल को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो फिर सरकार की तरफ से इकाई लागत का 6 लाख रुपए का 75% यानी कि 4.5 लाख रुपए की सब्सिडी ले सकते हैं। यह सब्सिडी बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के बाद किसान मात्र 1.5 लाख रुपए में प्याज भंडारण के लिए गोदाम बना सकते हैं। बिहार सरकार की तरफ से बिहार के 23 जिला के किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जिनमें औरंगाबाद, कैमूर, खगड़िया, गया, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सिवान, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर और वैशाली जिला शामिल है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अन्य मार्ग पर कल आयोजित एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए के सभी दलों के नेताओं को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक में कहा कि 2 बार आरजेडी के साथ जाकर के मैंने गलती की है, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। इस दौरान नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के कुछ नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन्हीं लोगों के कारण मैं 2 बार गया था। आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार ने इससे पहले चुनावी सभाओं या फिर सरकारी कार्यक्रमों में इधर उधर नहीं जाने को लेकर के बयान दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने पहली बार एनडीए की बैठक में इस तरीके का जोर देकर के पाला नहीं बदलने की बात कही है। सीएम नीतीश कुमार अपने इस बयान के माध्यम से एनडीए के नेताओं को बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़े। इस बार वे एनडीए छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे हैं। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार ने बैठक के दौरान एनडीए के सभी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार चुनाव में आप सभी जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, एलजेपीआर या फिर अपनी पार्टी का नाम लेकर के प्रचार न करें। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आप लोगों के बीच एनडीए के नेता बन करके जाए, न कि पार्टी के नेता बन करके। एनडीए के सभी सहयोगी दल आपसी तालमेल बना कर रखें। सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं उसे जनता तक पहुंचाएं। समय समय पर बैठक भी करते रहें। दोस्तों, बिहार में 30 टीचिंग पदों पर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और आवेदन करें। इसमें योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार मास्टर डिग्री, पीएचडी आदि निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क के बारे में अगर बात की जाए तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन शुल्क 2000 रुपए, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए आवेदन शुल्क नील। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट और फिर इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बात की जाए तो आप केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार की वेबसाइट पर जाकर के नोटिस को पढ़ें और फिर दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन करें। दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली जान से मार देने की धमकी के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा घेरा बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने वाई श्रेणी की सुरक्षा बढ़ाकर के जेड श्रेणी करने की मांग की है। जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि माननीय गृह मंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली महोदय, सादर पूर्वक सूचित करना है कि मैं अपने जीवन काल में एक बार फिर विधान सदस्य तथा 6 बार सांसद सदस्य लोकसभा के रूप में निर्वाचित हुआ हूं। इस दौरान मुझ पर तथा मेरे परिवार के सदस्यों पर हमला हुआ है। कई बार नेपाल के माओवादी संगठन सहित कई जातिवादी संगठन अपराधियों ने जानलेवा हमला किया है। मैं ऊपर वाले की कृपा से बच रहा हूं। नेपाल के उग्रवादी संगठन माओवादी ने जब मेरे मोबाइल पर धमकी दिया था, केंद्रीय गृह विभाग द्वारा मुझे 2015 में वाई प्लस सुरक्षा घेरा में रखा था। फिर 2019 में मेरी सुरक्षा घेरा को घड़ा करके वाई श्रेणी की सुरक्षा में मुझे रखा गया। मेरी सुरक्षा घेरा में कमी का फायदा
फायदा उठाते हुए लोकसभा के दौरान कई शातिर अपराधियों ने अपने फेसबुक पर लाइव होकर के मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी। इतना ही नहीं, घर में घुस करके मुझे जान से मार देने की धमकी दी। इसके विरुद्ध मैंने आपको लिखित जानकारी दी थी। या इसकी जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार, गृह सहित गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक बिहार को भी दिया था। मेरा दुर्भाग्य है कि किसी ने आज तक इसकी सुधि नहीं ली। आज जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार देश में घटना पर घटना कर रहा है, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण मैं इस घटना का विरोध किया, तो फिर मुझे लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जान से मार देने की धमकी दी गई है। इसलिए मुझे जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले बीपीएससी शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे राज्य में बहाल कई बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। जहां आपको बता दें कि कई टीचरों को सेवा मुक्त भी कर दिया गया है तथा कई की जांच चल रही है। खबर के अनुसार शिक्षा विभाग के अधिकारी वैसे शिक्षकों के अंक पत्र की जाँच कर रहे हैं जो बिहार के बाहर के रहने वाले हैं तथा जिन्होंने 60% से कम अंक प्राप्त करने के बाद भी टीचर के पद पर बहाल हो गए हैं। अब इनकी सेवा समाप्त हो सकती है। आपको बता दें कि बीपीएससी से बहाल हुए शिक्षकों में बिहार से बाहर के चयनित हुए शिक्षकों का 60% मार्क्स सीटीईटी में होना अनिवार्य है। लेकिन बिहार में बहुत से ऐसे टीचर हैं जो कि 60% से कम मार्क्स होने के बावजूद भी बहाली हो चुके हैं, लेकिन अब इनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है।